डेमोक्रेसी, जिसे कहा जाता है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। डेमोक्रेसी में हम यह मान के चलते हैं कि जिसके ऊपर डेमोक्रेसी को स्टेबल करने का, डेमोक्रेसी को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वह संस्थान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भीतर जो भी नियुक्तियां होनी चाहिए वह नियुक्तियां बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन सर के इस प्रोसेस के दौरान जिस व्यक्ति पर या जिस पद पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया गया, उस चेहरे को आप पहचान रहे होंगे। यह है भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं और वो सवालिया निशान उस समय और कटघरे में खड़ा हो जाता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियुक्ति के प्रोसेस को ही चैलेंज कर दिया जाए। अब मामला यहां से कहां से बढ़ता है, इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा मार्च 2023 की एक घटना है। कहां की? मार्च 2023 की। थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है और उस केस को बोलते हैं अनूप बर्नवाल, ध्यान देना, अनूप बर्नवाल वर्सेज भारत संघ। यह किसमें था भाई साहब? इस वाद में क्या कहा गया? इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह डायरेक्शन दिया या अभिनिर्धारित किया कि जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कीजिए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते समय नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल कीजिए। किसको शामिल कीजिए? तो यहां पर हमने आपको बताया कि इसमें कहा गया कि एलओपी, फिर आपका क्या होगा? पीएम होगा, और पीएम के साथ साथ आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इन तीन लोगों की कमेटी मिलकर क्या करेगी? यह तीन लोगों की कमेटी मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भारत में नियुक्ति करेगी। किसने निर्देश दिया? और वो अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने। अब इस कमेटी पर आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, समझ लेंगे क्या है एलओपी, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी आज के डेट में राहुल गांधी, भारत के प्रधानमंत्री यानी माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज के डेट में जस्टिस सूर्यकांत जी। ये किसने कहा? मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जब भी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे यह तीन लोग करेंगे। अगर ये तीन लोग किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। क्यों? क्योंकि सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री है, विपक्ष का मत रखने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन है, और क्या सही और क्या गलत हो रहा है इस पर ध्यान रखने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन यह बात उस समय सरकार को नागवार गुजरी और सरकार ने दिसंबर 2023 में एक नया अधिनियम लाया, और नए अधिनियम को लाकर ये जो आपके सीजीआई दिख रहे हैं, इस सीजीआई को यहां से बाहर कर दिया और इनके स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री की बात रख दी। जो अधिनियम लाया गया उस अधिनियम में चीफ इलेक्शन कमीशन के चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर करते हुए यहां पर एक कैबिनेट मंत्री की बात कर दी गई। जब कैबिनेट मंत्री की बात कर दी जाएगी तो प्रधानमंत्री हो गए, दूसरा कैबिनेट मंत्री हो गया, और एक आपका लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया। जब इसमें किसी भी विषय पर मतभेद होगा तो जाहिर सी बात है सरकार का पक्ष मजबूत होगा, क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री और उसी के कैबिनेट का कोई मंत्री, अर्थात दो संबंधे एक के बहुमत के साथ सरकार का पक्ष जीत जाएगा, और सरकार जिसे भी चाहेगी उस व्यक्ति को क्या कर सकती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर बैठा सकती है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उस व्यक्ति की विरोध भी करता है नियुक्ति का, तब भी उसके विरोध का कोई मतलब या मायने नहीं रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस बात को आप समझ रहे हैं। और उसके बाद सरकार ने एक नया अधिनियम लाकर 2023 में ही क्या प्रोसेस कर दिया, कहा कि भाई साहब एक कैबिनेट मंत्री रहेगा, एक आपका पीएम रहेगा और एक आपका लीडर ऑफ अपोजिशन। इस पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने विवाद किया और यह कहा कि सरकार यह चाहती है कि वह अपने किसी पिट्ठू को या अपने एजेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर बैठा दे, और इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया सवालों के घेरों में आ गई। अब उसी अधिनियम को, जिस अधिनियम के थ्रू यह प्रोसेस किया गया, चयन प्रक्रिया में सरकार का वर्चस्व बढ़ गया, उसी अधिनियम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया, और कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी मामले में डिसीजन देते हुए आप देखेंगे कि चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्य अधिनियम 2023 की वैधता को क्या की है, चैलेंज दिया है, उस पर जो है टिप्पणी की है। टिप्पणी करते समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो बातें अत्यंत गंभीर हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। क्या बातें हैं? चयन समिति की संरचना पर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष, ये तीन लोग हैं। इस पर सवाल उठाया और कहा कि कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के निर्णय का विरोध, जो कैबिनेट मंत्री होगा वो कभी भी अपने प्रधानमंत्री के निर्णय का विरोध नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है।
आप भारत के कैबिनेट सिस्टम का या मंत्री परिषदीय प्रणाली का आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको पता होगा कि कैबिनेट मंत्री सीधा प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। तो कैबिनेट मंत्री चाहकर भी प्रधानमंत्री के निर्णयों का या उसके जो चयन होंगे उस चयन का विरोध नहीं कर सकता है। और इसके चलते जो निर्वाचन की प्रक्रिया है या जो चयन की प्रक्रिया है, इसकी निष्पक्षता प्रभावित होगी। अब इसकी निष्पक्षता के प्रभावित होने का मतलब क्या है? इसकी निष्पक्षता के प्रभावित होने का मतलब है कि अगर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पक्षपाती व्यक्ति हो गया तो आपके देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पक्षपाती हो जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जो सिक्योर करता है या जो कंज्यूम करता है, उस अधिकारी का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति में सरकार का वर्चस्व है। तो आप इस बात की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं कि जिसे सरकार नियुक्त करे वह सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में काम नहीं करेगा। अगर वो सरकार के पक्ष में काम करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पारदर्शिता, उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो जाएगी और फिर इसके द्वारा कराए गए चुनाव की निष्पक्षता या वैधता पर लोग सवाल उठाएंगे। और एक डेमोक्रेसी में अगर चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है तो यह मान लीजिए कि उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। कल यही चिंता प्रकट की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसने यह कहा है कि जो वर्तमान चयन समिति है इसमें स्वतंत्रता निष्पक्षता क्या अभाव है। और यहां पर अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कहा जाता है, वह कंप्रोमाइज हो रहा है। और इस कंप्रोमाइज यह न हो, इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष तब होगा जब उसके पदाधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुना जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस अधिनियम के तहत वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्वाचन चयन या मनोनयन किया जा रहा है, उसमें यह स्वतंत्रता निष्पक्षता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, जो देश की डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं माना जा सकता। यह कमेंट कल किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने किया था। और उसने अपने पुराने डिसीजन, जिसकी हमने आपसे बात की, अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 की बात की थी, उसकी चर्चा की और कहा कि हमने एक आदर्श व्यवस्था दी थी जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन में एक प्रकार का संतुलन रहे और निष्पक्षता दिखती रहे। क्योंकि भारत में एक बात कही जाती है कि न्याय का होने से ज्यादा आवश्यक है न्याय हो रहा है यह दिखे। लेकिन वर्तमान प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है यह दूसरी बात है, लेकिन न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है। खैर, अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अपने प्रथम चरण में है और सुप्रीम कोर्ट ने केवल क्या किया? अपना कमेंट किया। जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट अपना कमेंट करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट में या सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए एक अधिकारी भी होगा जो सरकार का पक्ष रखेगा। उसे हम और आप किस नाम से जानते हैं? महान्यायवादी कह लीजिए या अटॉर्नी जनरल कह लीजिए। तो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल उस समय कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि भाई साहब, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भारत के संविधान में एक शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत आता है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत आता है, जिसमें विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है समीक्षा करना। न्यायपालिका हमें यह न सिखाए कि किस तरीके से कानून बनेगा। अगर न्यायपालिका यह सिखाने का कार्य करेगी कि संसद को बताएगी कि आप कैसे कानून बनाइए, उसमें क्या उपबंध कीजिए, तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन भी भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि देश की संसद कानून बनाते समय इस बात से बाध्य नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट की मान्यताओं का या जो उसकी दृष्टि है उसका दर्पण बने और उसके दृष्टिकोण पर आधारित हो। यह उनका पक्ष था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 324(2) के तहत काम चलाऊ व्यवस्था कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में है और संसद ने अपने उसी अधिकार का प्रयोग करके चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए जो अधिनियम बनाया गया था उसी का प्रयोग की थी। अतः सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल खड़ा करने के लिए न तो समर्थ है और न ही भारतीय संविधान के बेसिक सिद्धांत इस बात का समर्थन करते हैं। अब सवाल आपके पक्ष में यहां पर जाएगा कि क्या आप सरकार की दलीलों से सहमत हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार कानून बनाना
आपके संसद का अधिकार है, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, यह इससे सहमत है, या फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो राय है, उसकी जो टिप्पणी है, जिसमें वो यह कहती है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संचालित करने वाले संस्थानों को निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होना चाहिए, और यह तभी हो सकता है जब उस संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत नियुक्त किया जाए।